औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप लोग वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा, प्लेलिस्ट में जाएं, नाइन्थ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो जितने भी नाइन्थ केमिस्ट्री के लेक्चर हो चुके हैं आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग 8वां चैप्टर कर रहे थे। 8वें चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले मेटल्स देखे और मेटल्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी कि मेटल्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। उसके बाद हमने मेटल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, चूँकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं, यानी कि उनकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से उनकी एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखी थी, उसका ट्रेंड देखा था पीरियडिक टेबल के अंदर कि पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ट्रेंड है और पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ट्रेंड है। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो आप लोगों को पता चल चुकी है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेसिकली ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी जो आप यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को आपने वैलेंस शेल से निकालना होता है, मेटल के वैलेंस शेल से। अब जाहिर है एक मेटल है, मेटल का एटम है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब यानी कि उसे बाहर से एनर्जी थोड़ी सी नहीं मिलेगी, चाहे बिल्कुल वो यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, यानी कि पहले ग्रुप अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, फिर भी जो है ना उसे थोड़ी बहुत तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना उसे वहाँ से निकालने के लिए। तो जाहिर है कि जब आप बाहर से एनर्जी देंगे उस इलेक्ट्रॉन को एटम से, एटम के वैलेंस शेल से निकालने के लिए, तो उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ आ गई है। अब क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा वैलेंस शेल में बाउंड होगा, यानी कि न्यूक्लियस से ज़्यादा जितना अट्रैक्टेड होगा, अपने एटम के न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो उसको वहाँ से निकालना मुश्किल होगा। जब मुश्किल होगा तो हमें बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी किसी भी एटम को जब आप आयोनाइज करते हैं, उसके आयंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि आप मेटल्स को जब उसके कैटायन में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे जो है ना इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में लिंक क्या है। ठीक है, ये हम देखेंगे। बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक मेटल जितना जो है ना यानी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब क्या है कि अब जो मेटल जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो वैलेंस शेल है वहाँ से निकालने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, तो जाहिर है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर किसी एटम की ज़्यादा होगी, किसी मेटल की ज़्यादा होगी, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर किसी मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होगा तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एटम की साइज़ और उसके न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। यानी एक एटम है उसका कितना साइज़ है, छोटा साइज़ का है, बड़े साइज़ का है, और जो न्यूक्लियस है यानी एटम के बिल्कुल सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना है। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है जब आप पीरियड में मूव करते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे शेल नहीं बढ़ते, वहाँ पे होता क्या है वहाँ पे जस्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है आपका। एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज बजाय बढ़ने के छोटा होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न क्या मैंने बताया था कि चूंकि सेंटर में जो न्यूक्लियर चार्ज है जब वो ज़्यादा होगा तो वो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको और अपने क्लोज कर देगा। जब उनको और अपने क्लोज करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि
जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, तो इस वजह से एटम का साइज़ जो है ना वो छोटा होता जाता है। तो इस तरह बेसिकली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पे। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतना ही कम होगा, ठीक है ना, इस चीज़ की समझ आ गई है। अब साइज़ जितना ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है कि सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। तो एज द स्मॉल साइज एटम हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज विच हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हैव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर। अब हमें पता है कि जो ऐसे एटम बेशक वो मेटालिक एटम हो सकते हैं या नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तो क्या है कि जिनमें जो है ना जिनका साइजेस छोटे हैं, जिनके साइजेस छोटे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी न्यूक्लियस में या न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। क्योंकि न्यूक्लियर उसका मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर है एक एटम इतना छोटा है, उसके जो है ना यानी कि आप कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल उसके इर्द गिर्द। तो जो 4-5 प्रोटॉन होंगे वो उसे टाइटली जो है ना हेल्ड कर लेंगे अपने इर्द गिर्द। तो वहाँ से बजाय वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर। तो इस तरह जो है ना जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ना वो क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर जब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इन दिस वे अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अ कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल। यहाँ पे जो है ना बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो अल्कली मेटल हैं, जो पहले ग्रुप के मेटल हैं उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं, जो दूसरे ग्रुप के मेटल हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो जो पहले ग्रुप के मेटल हैं अल्कली मेटल, उनके जो एटॉमिक साइजेज हैं वो क्या हैं, बड़े हैं। जब उनके एटॉमिक साइजेस बड़े हैं तो यानी उसका मतलब क्या है कि उनको उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। अब होता भी उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल, उनके वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है ना यानी कि ज़्यादा ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। अब हमने देखा था कि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे अल्कली पहले ग्रुप के अंदर, तो जो मेटल्स हैं उनके साइजेस बड़े होते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि उनकी जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना था वो ज़्यादा ईजियर था। तो आगे नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल जो है ना हम जो ले रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करना है। तो एग्जांपल उसके लिए हमने कौन सी लिया है, एक सोडियम एग्जांपल है और दूसरी हमारे पास मैग्नीशियम एग्जांपल है। अब सोडियम जो है ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है और मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। सोडियम अल्कली मेटल है और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल जो है ना वो क्या होते हैं, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में। तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है। सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एटम है जिसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। यानी न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 पहले शेल में है, 8 दूसरे शेल में है और एक जो है ना वो तीसरे शेल में है। अब पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरे शेल में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इस तरह तीसरे शेल में जो है ना यानी कि यहाँ पे जब ये 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 11 पूरे करने हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तीसरे शेल में आ गया। समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये भी चीज़ बताता चलूँ आप लोगों को कि जो हमारे पास तीसरा शेल है इसमें बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 18 इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन इसके तीसरे शेल में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बन रही है, 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा यहाँ पे लिखने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ। 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि शेल कौन सा है, तीसरा शेल है। ये पहला शेल, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये तीसरा शेल है और s का मतलब क्या है कि ये s सब शेल में आ रहा है, ठीक है। चलें सब शेल का आप लोगों ने शायद पढ़ा था मेरे ख्याल से। और बाकी जो इसके अंदर अब देखें तीसरे शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे क्या शो किया गया, एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया। तो 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। समझ आ गई। ये जो बाहर वाला शेल है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो है ना उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके तीसरा शेल है और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 3s1 का ये मतलब है। आगे एटॉमिक साइज, इस पूरे का एटम का साइज कितना है, 186 pm। pm का मतलब पिकोमीटर, ठीक है। तो ये एटॉमिक साइज इसका कितना है, 186 पिकोमीटर है। आगे आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, यानी कि अब यहाँ पे देखें ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 496 किलो जूल पर मोल। अब
ये इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, 496 किलो जूल पर मोल चाहिए, सॉरी 496 किलो जूल चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 मोल सोडियम होंगे, 1 मोल सोडियम के एटम होंगे, तो तब जाके जो है ना यानी कि इतनी एनर्जी लगेगी, 496 किलो जूल पर मोल लगेगी। अब यहाँ पे पर मोल का मतलब होता है कि 1 मोल सोडियम से। अब 1 मोल सोडियम में एक पार्टिकल तो नहीं होता। अब आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में टोटल जो है ना 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरा पूरी करें, 2 पहले में 8 दूसरे में और तीसरे में अब कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 बन रही है, यानी कि ये जो शेल है वो तीसरा शेल है, वैलेंस शेल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक साइज का देखें आप, इसका 160 पिकोमीटर है, इसका आप देखें इसका 186 पिकोमीटर है और इसका 160 पिकोमीटर है। मतलब क्या हुआ कि आप देखें इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने हैं, 11 हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 12 हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। अब जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है तो उसने क्या किया, इसने जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको थोड़ा सा अपने और करीब कर लिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यानी कि इसका साइज़ क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, 160 पिकोमीटर। ये 186 है तो ये कितना हो गया, 160, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ये 186 से 160 पिकोमीटर हो गया इसका, यानी कि साइज़ कम हो गया। अब जाहिर है जब साइज़ कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले शेल में, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम एटम होंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 738 किलो जूल चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी यहाँ से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को तीसरे शेल से निकालने के लिए। समझ आ गई इस चीज़ की। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि अब ये जो पहले ग्रुप के एटम है सारे, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इन सब की एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैग्नीशियम के ग्रुप के जितने भी मेटल हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, वो सारे जितने भी मेटल हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी 2-2 आयनाइजेशन एनर्जी होंगी। 2-2 आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप के मेटल हैं, बेसिकली उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3-3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो क्या होगा, उनकी 3-3 आयनाइजेशन एनर्जी होंगी। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अब यहाँ पे मज़े की बात एक और है, यहाँ पे तो सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसमें ज़रा गौर करें, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आप एनर्जी देंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, क्योंकि प्योर एटॉमिक स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन जितने हमने देखे हैं। ठीक है, 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो और टाइटली हेल्ड हो गया है, यानी न्यूक्लियस की वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जब न्यूक्लियस की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो अब हमें उससे पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। ठीक है ना, दूसरी आयनाइजेशन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो एक बच गया था वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा क्या हो रहा है, यानी टाइटली हेल्ड हो गया है, तो इस वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप देखें यहाँ पे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब क्या है कि इसकी एनर्जी कम है, साइज़ ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, साइज़ ज़्यादा है, और यहाँ पे साइज़ जो है वो कम है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या आप कह सकते हैं जो साइज़ है वो आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये जो अभी मैंने चीज़ बताई है ये वही चीज़ लिखी हुई है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई। पहला यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन जो निकालना होगा उसकी थोड़ी सी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, बट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाईएस्ट। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकालेंगे तो वो ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अट्रैक्ट्स द
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को, या जो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये वो चीज़ लिखी हुई है। विच रिजल्ट्स द डिक्रीज इन आयोनिक साइज। क्या है कि जैसे ही यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, वो जब इसके और करीब होगा न्यूक्लियस के, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। समझ आ गई है ना। तो इस वजह से विच रिजल्ट्स द डिक्रीज इन आयोनिक साइज, जो आयन का साइज होगा वो और कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़ी डिटेल में समझ आ चुकी होंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली पहले जो ग्रुप के मेटल हैं चूँकि उनके एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही दफ़ा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप दूसरे ग्रुप में शिफ्ट होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी दो आयनाइजेशन एनर्जी है। पहले एक एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बाकी जो है ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन और करीब हो जाएगा न्यूक्लियस के, तो फिर और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी तरह जब आप तीसरे ग्रुप में मूव करते हैं जहाँ पे वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है ना दे के निकालेंगे, फिर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लें, समझ आ गई ना इस चीज़ की। यहाँ पे पहले ग्रुप की एग्जांपल दी है सिंपल अल्कली जो है ना मेटल्स की, उनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आगे आयनाइजेशन एनर्जी है इनकी। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। हमने पढ़ा था ना कि डाउन द ग्रुप आप जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, यानी कि मेटल्स की साइजेस बढ़ेंगे, उनके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है जितना आसान होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये लिथियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम में टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने। अब जाहिर है न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन है तो 19 इलेक्ट्रॉन है। इसका ये मतलब है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s1 है, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन वो किस में आ रहा है, 2s1 में आ रहा है। जो सोडियम है, सोडियम का 3s1 में, यानी कि तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये क्या है, पोटाशियम है, पोटाशियम के चौथे शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपली लिखी हुई है जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताई है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। उसके बाद आप देखें लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम की 496 कम हो गई है, पोटाशियम की 419 और कम हो गई है। पोटाशियम से अब नीचे रुबीडियम भी जाएंगे तो और कम हो जाएगी, सीजियम भी जाएंगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।